जय हिंद दोस्तों। तो पिछले वीडियो में हम लोग देखे थे नंद वंश के बारे में, और नंद वंश के समाप्ति के बाद मौर्य वंश की स्थापना से पहले जो भारत पर विदेशी आक्रमण हुए उसके बारे में आज हम लोग देखेंगे। तब अगले वीडियो में देखेंगे मौर्य वंश के बारे में। तो जो विदेशी आक्रमण हुआ, मौर्य नंद वंश की जो समाप्ति हुई वो बताएगी किन परिस्थितियों में हुई, और चंद्रगुप्त और चाणक्य ने मिलकर किस प्रकार षड्यंत्र किया, और अंतिम शासक जो था धनानंद उसको मरवा दिया। उसके बाद जो धनानंद जब शासक था मगध का, तो उस समय ये भी बताए थे कि एक यवन आक्रमणकारी था सिकंदर, वो भारत पर आक्रमण करने की तैयारी कर रहा था। तो उसमें जो था उससे पहले एक और आक्रमण था, विदेशी आक्रमण, वो था फारसी आक्रमण। पारसी यानी पारस, उस आज का जो है ईरान, उस समय फारस कहलाता था। उसमें फारसी लोग की बहुलता थी वहाँ। बाद में वहाँ धार्मिक उन्माद आ गया, जिसके कारण जो है वहाँ बड़े मात्रे पर धर्म परिवर्तन हुआ, और वहाँ से लोग भागकर इंडिया और अगल बगल के पड़ोसी देशों में गए। तो बाद में उसका नाम चेंज होकर क्या हो गया, ईरान हो गया। तो फारसी आक्रमण को सबसे पहले देखेंगे। तो सबसे पहला जो आक्रमण था वो फारसी आक्रमण था। फारसी आक्रमण जो है हकमनी वंश के शासक जो थे डेरियस, उन्होंने किया था। हकमनी वंश का सबसे पहले संस्थापक कौन था ये देखेंगे। तो जो फारस का हकमनी वंश था उसके संस्थापक थे साइरस द्वितीय। फारस में कौन सा वंश था, हकमनी वंश। हकमनी वंश, इस हकमनी वंश की स्थापना किसने किया था, स्थापना किया था साइरस द्वितीय। और इस हकमनी वंश का जो शासक हुआ साइरस द्वितीय के बाद जो अगला शासक हुआ डेरियस, ठीक है, दारा प्रथम जिसे हम लोग कहते हैं। तो उसने क्या किया, डेरियस ने, अगला शासक कौन था इसका, डेरियस ने, डेरियस ने क्या किया, भारत पर आक्रमण किया। तो आक्रमण किस क्षेत्र में किया, उस समय तो मगध बहुत ही विशाल और शक्तिशाली हो गया था। नंद वंश के समय आप लोग को बताए थे। तो मगध साम्राज्य का में जो नंद वंश था उसने पूर्वी राज्यों को जीतकर उनमें स्थिरता ला दी थी। लेकिन जो पश्चिम के राज्य थे, उत्तर पश्चिम के राज्य जैसे कि गांधार, कंबोज, उस समय अभी का जो अफगानिस्तान पाकिस्तान है उस समय इंडिया में ही था, तो वो भारत का ही क्षेत्र था। तो पाकिस्तान अफगानिस्तान में छोटे छोटे राज्य थे, उधर पंजाब हो गया और फिर तक्षशिला, सिंध, ये सभी राज्य क्या थे, मगध के हिस्सा नहीं, मगध का हिस्सा नहीं थे। इस कारण ये छोटे छोटे थे और अपनी रक्षा करने में सक्षम नहीं थे, जिस कारण विदेशी आक्रमणकारियों को जो है वे यह छोटे राज्य आक्रमण के लिए अवसर के रूप में दिखने लगे। तो जो भी विदेशी आक्रमणकारी आता था तो हिंदुकुश पर्वत को पार करके आक्रमण करता था, सबसे पहले भारत के पश्चिमोत्तर क्षेत्र पर। तो सबसे पहले देखेंगे डेरियस प्रथम ने क्या किया, इन्होंने ये हिंदुकुश पर्वत को पार करके आए थे। उस समय जो पाकिस्तान अफगानिस्तान के बॉर्डर पे एक हिंदुकुश पर्वत है, वो उस समय भारत का प्रवेश द्वार माना जाता था, और जो भी आक्रमणकारी विदेश से आते थे तो वो हिंदुकुश पर्वत को पार करके ही आते थे। तो डेरियस ने जो है, डेरियस इसने क्या किया, सबसे पहले गांधार और कंबोज, गांधार और कंबोज को क्या किया, जीत लिया। साथ में डेरियस प्रथम ने गांधार और कंबोज को जीतकर हकमनी वंश का जो स्थापना है, ये तो हकमनी वंश के बाद, इसके बाद जो डेरियस प्रथम के बाद जो शासक आए वो आए, डेरियस प्रथम के बाद इनके इस वंश का अगला शासक आया। उसके बाद फिर आया डेरियस तृतीय। इसका जो इस वंश का जो अंतिम शासक था वो था डेरियस तृतीय, यानी डेरियस थर्ड। इस वंश का अंतिम शासक कौन था, अंतिम शासक जो था डेरियस तृतीय था। इसे हम लोग शाहदारा भी कहते हैं। इसको डेरियस तृतीय को सिकंदर ने क्या किया, युद्ध में पराजित किया, और उसको मारकर इसकी एक बेटी थी रोक्सेना या रुखसाना उसे कहते हैं, उससे उसने विवाह कर लिया, और उसके बाद इस साम्राज्य पर अपना राज्य क्या कर लिया, स्थापित कर लिया। डेरियस तृतीय को किसने मार दिया, इसको मार दिया किसने, सिकंदर। इस वंश के अंतिम शासक डेरियस तृतीय को किसने मार दिया, सिकंदर ने मार दिया। और जब सिकंदर ने मारा तो पूरे फारस पर किसका अधिकार हो गया, सिकंदर का। और उसने क्या किया, वहां यूनानी सभ्यता को थोप दिया।
ये लोग किस सभ्यता को मानते थे? फारसी सभ्यता को। लेकिन जब सिकंदर आया, उसने उस राज्य के राजा को मार दिया और उस राज्य पर अपना नियंत्रण स्थापित किया, तो यहाँ यूनानी सभ्यता को थोप दिया। और इसके बाद इस शाहदारा की जो पुत्री थी रॉक्सेना या रुखसाना, उससे विवाह कर लिया और आगे किस ओर बढ़ा? वो भारत की ओर बढ़ा। तो भारत की ओर अब अगला जो आक्रमण है वो देखेंगे हम लोग, यूनानी आक्रमण। कौन सा आक्रमण? यूनानी आक्रमण। यूनानी आक्रमण के बारे में हम लोग थोड़ा सा देखे थे। यूनानी आक्रमण के बारे में, सिकंदर के बारे में हम लोग थोड़ा सा नंद वंश के समय ही पढ़ लिए थे कि धनानंद के समय वो आक्रमण किया था। तो यूनानी आक्रमण में इसका नेतृत्व किसने किया? सिकंदर। सिकंदर। अच्छा, कोई भी आक्रमणकारी या कोई भी जैसे युद्ध होता है किसी भी दो देशों के बीच में या किसी भी दो राज्यों के युद्ध में, जब भी कोई युद्ध होता है तो उस युद्ध का कोई ना कोई कारण होता है। कोई युद्ध करता है अपनी सीमा विस्तार के लिए, या उस राज्य पर आक्रमण करता है जहां से धन मिलने की संभावना होती है, या किसी से दुश्मनी एक कारण हो सकता है। जैसे रशिया यूक्रेन वॉर है, अभी वर्तमान में यही एक चल रहा है। तो उसमें कारण क्या है? यूक्रेन के उन क्षेत्रों पर रशिया अभी एनेक्स कर चुका है जिन क्षेत्रों में जो है खनिज के प्रचुर भंडार हैं, और साथ में ही वो उसके दुश्मन देश को अपने देश में बैठाना चाहता था, नाटो में जाना चाहता था। इस कारण से यूक्रेन पर किसने चढ़ाई कर दिया? रूस ने, और भयंकर मार मारा। अभी युद्ध चल ही रहा है। तो ये सिकंदर जो भारत आया, तो भारत क्यों आया, इसके पीछे क्या कारण था? तो सिकंदर भारत आया था, उसके पीछे कुछ कारण था। सबसे पहले इसके जो गुरु थे अरस्तु, उन्होंने इसे विश्व विजय का सपना दिखाया था। तो दुनिया में जितने भी क्षेत्र खोजे गए उन सभी क्षेत्रों पर सिकंदर अधिकार करता गया, और भारत में उस समय सबसे अच्छे बढ़ई मिलते थे। उस समय जो पाटलिपुत्र थी उसे संसार के नगरों की रानी कहा जाता था। वहाँ इतने अच्छे बढ़ई थे कि देख कर लगता था कि इससे अच्छा महल कहीं बन ही नहीं सकता था। तो सिकंदर जो था, ये सिकंदर, इसका पूरा नाम था अलेक्जेंडर मैसेडोनिया। मूल नाम क्या था इसका? अलेक्जेंडर मैसेडोनिया। अलेक्जेंडर मैसेडोनिया। ये भारत क्यों आया था? एक कुशल बढ़ई की तलाश में आया था। किसकी खोज में आया था? कुशल बढ़ई। ये क्यों आया था? कुशल बढ़ई की तलाश। उसे कहाँ खींच लाई थी? भारत खींच लाई थी। साथ में इसके गुरु कौन थे? ठीक है, इसके बारे में थोड़ा डिटेल देखेंगे कि सिकंदर के गुरु कौन थे। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि सिकंदर के गुरु कौन थे। सिकंदर के गुरु थे अरस्तु, अरस्तु के गुरु थे प्लेटो, और प्लेटो के गुरु थे सुकरात, जिन्हें जहर का प्याला दे दिया था पीने के लिए। तो सिकंदर के गुरु कौन थे? सिकंदर के गुरु थे अरस्तु, अरस्तु के गुरु थे प्लेटो, और प्लेटो के गुरु कौन थे? सुकरात। ठीक है, इस सुकरात को जो है जहर का प्याला दे दिया गया था। रोमन गवर्नर पोर्टियस था, उसी ने इन्हें जहर का प्याला दिया था। ये सामाजिक नियमों पर कुछ टिप्पणी कर दिए थे, जिस कारण समाज के लोगों ने इन्हें क्या किया? बहिष्कार कर दिया और इन्हें जहर दे दिया गया। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब तक हम इसको साफ कर लेते हैं। तो अब देखेंगे सिकंदर के बारे में आगे। तो सिकंदर के गुरु के बारे में देखें। साथ में ये जो सिकंदर था, इस सिकंदर ने, इसने जब फारस पर अधिकार किया तो सबसे पहला आक्रमण इसका कब था? इसका जो जन्म था सिकंदर का, पहले जन्म देख लेते हैं। इसका जन्म हुआ था
356 ईसा पूर्व में। कहाँ हुआ था? मैसेडोनिया शहर। इसके पिता का नाम क्या था? पिता का नाम था फिलिप और माता का नाम था ओलंपिया। देखिए, इसके पिता जो फिलिप थे ना, वो दुर्धरा के बाप की तरह था, धनानंद की तरह। ये दिन भर दारू पीते रहता था और खाली जो है ना शादी ब्याह करते रहता था। बहुत शादी किया था ये फिलिप। और इसकी एक पत्नी थी ओलंपिया। ओलंपिया जो थी ना तंत्र विद्या में बहुत ही माहिर थी। और ये अपने बेटा को यानी सिकंदर को, बहुत ही महत्वाकांक्षी महिला थी, अपने बेटा को सिकंदर को क्या बनाना चाहती थी? राजा। लेकिन ये फिलिप महीने महीने ब्याह करता था और नया नया लड़की से कहता था कि तुम शादी कर लो हमसे, तुम्हारा जो बेटा होगा ना उसको हम राजा बना देंगे यूनान का। और वो महिला बेचारी शादी कर लेती थी, बढ़िया बढ़िया राजा का बेटी को सब फसैले था। आई ओलंपिया लेकिन तंत्र विद्या में पूरा माहिर थी। ये अपना बेटा को राजा बनाना चाहती थी। तो अंतिम उपाय क्या था? ये ओलंपिया पूरा परेशान हो गई थी फिलिप से पूरा परेशान हो गई थी। तो लास्ट में क्या की ओलंपिया? अपने पति को ही जहर देके साफ कर दी। अब राजा कौन बन गया? सिकंदर। इसका बड़ा बेटा था। इन दोनों का जो बड़ा बेटा था ना वो सिकंदर था, ठीक है, जिसे अलेक्जेंडर मैसेडोनिया कहते हैं। तो ये फिलिप और ओलंपिया का बेटा कौन था? सिकंदर। तो ओलंपिया ने अपने पति को ही जहर देके क्या किया? मार दिया। बाद में राजा बना सिकंदर। तो सिकंदर जब राजा बना तो इसने क्या किया? ये 23 वर्ष की अवस्था में राजा बना और इसने सबसे पहले 326 ईसा में जब ये आक्रमण किया फारस के बाद, इसने आम्बिक जो तक्षशिला का शासक था, गंधार का शासक था आम्बिक जो है इससे बिना लड़े अधीनता स्वीकार कर लिया। पंजाब के राजा पुरु और तक्षशिला का शासक जो आम्बिक था, ठीक है, वो दोनों एक ही गुरुकुल में पढ़े हुए थे। लेकिन पुरु जो था वो वीर था, ठीक है, वो किसी भी शत्रु के समक्ष झुकता नहीं था। लेकिन ये जो आम्बिक था वो बहुत ही डरपोक शासक था, वो बिना लड़े अधीनता स्वीकार कर लिया। और उसके बाद जब ये आगे बढ़ा तो झेलम नदी के तट पर युद्ध हुआ पोरस और सिकंदर के बीच, जिसमें पोरस पराजित हो गया। लेकिन वो वीरता से युद्ध लड़ा और लास्ट में जब युद्ध समाप्त होने के बाद सिकंदर पूछा पोरस से कि तुम्हारे साथ क्या व्यवहार किया जाए। तो पोरस ने डट कर कहा कि हमारे साथ वही व्यवहार किया जाए जो एक राजा दूसरे राजा के साथ करता है। तो सिकंदर क्या हुआ? उससे प्रभावित हुआ और लास्ट में उसकी पत्नी जो थी रॉक्सेना, उसने उसके कलाई पे राखी बांध दिया और आगे के युद्ध में वो दोनों क्या हो गए? साथ हो गए। और जब सिकंदर झेलम नदी को पार किया तो उसने अपनी सेना को आदेश दिया कि व्यास नदी को पार करो। झेलम तो जीत ही गया था वो पोरस के राज्य को। और जब उसने आदेश दिया कि आगे व्यास नदी को पार करो तो उसकी सेना ने मना कर दिया व्यास नदी को पार करने से। इसके कई कारण थे। व्यास नदी को पार करने से इसलिए मना किया था कि उस समय व्यास नदी बहुत उफान पर थी, बाढ़ आया हुआ था उसमें, जिसके कारण उसके रौद्र रूप को देख के उसके सेना का हिम्मत क्या हो गया? टूट गया, मनोबल टूट गया। साथ में वो लगातार 10 वर्षों से जो है ना युद्ध करते आ रहे थे, खून बहाते आ रहे थे, जिस कारण वो युद्ध से जो है ना उब चुके थे। उनको अपने घर जाना था, अपने परिवार से मिलना था, बहुत सारा कारण था। और साथ में सिकंदर की सेना में एक अफवाह फैल गई थी। जैसे प्रोपागेंडा नहीं फैलाया जाता है, जैसे अभी का सिनेरियो जो है, किसी भी देश में वॉर होता है तो मीडिया उसमें सबसे अहम भूमिका निभाती है। कुछ से कुछ प्रोपागेंडा फैला देना है कि हमारे आज सैनिकों ने 5000 दुश्मनों को मार दिया, ये वो झूठ मूठ का, ताकि दुश्मन का क्या हो? मनोबल गिर जाए। तो सिकंदर की सेना में ये अफवाह फैल गई थी कि व्यास नदी के उस पार जो नंदों के पास है वो एक बहुत विशाल हाथियों की सेना है, जिसे क्या थे, इन्होंने कभी हाथी उथी देखा नहीं था। तो यह क्या किया? ये जो है 328 ईसा पूर्व में पाकिस्तान और अफगानिस्तान दोनों को क्या किया? जीत लिया। पाकिस्तान और अफगानिस्तान दोनों को जीत लिया। और जब ये आगे बढ़ा तो 326 ईसा पूर्व में झेलम नदी के तट पर, किस नदी पर? झेलम नदी। इसे क्या कहते हैं? वितस्तता। इसका प्राचीन नाम क्या है? वितस्तता। झेलम या वितस्तता नदी के तट पर क्या हुआ? किसके किसके बीच युद्ध हुआ? पोरस और सिकंदर।
इन दोनों के बीच युद्ध हुआ जिसमें कौन हार गया? पोरस हार गया। लेकिन इसकी वीरता को देखते हुए सिकंदर की पत्नी ने इसकी कलाई पर राखी बांधा और आगे के युद्ध में दोनों क्या हो गए? साथ हो गए। जीजा और साला दोनों मिलके आगे जीतने का प्लान बनाया। इस सब के साथ यही करता था, जिसको हराता था उसको क्या कर लेता था? अपनी सेना में या तो शामिल कर लेता था या इसकी पत्नी उसके कलाई पर राखी बांध देती थी, भैया हो गया। अभी जीजा साला मिल के क्या किए? आगे का प्लान बनाए और झेलम नदी को जीत ही चुका था। झेलम नदी के जस्ट बाद आती है व्यास नदी। तो इसने अपनी सेना को व्यास नदी पार करने का आदेश दिया। व्यास नदी, तो इसकी सेना ने क्या किया? व्यास नदी को पार करने से मना कर दिया। जिसके क्या क्या कारण थे? इसके सबसे पहला कारण था व्यास नदी में बाढ़। उसके बाद क्या था? दूसरा था 10 सालों से लगातार युद्ध। और कारण क्या थे? सेना में फैली अफवाह थी। सेना में फैली अफवाह थी। सेना में फैली अफवाह थी। उसके बाद क्या हुआ? जब सेना में फैल गई अफवाह तो और इसके कई कारण थे। लगातार युद्ध, बाढ़, सेना में फैली अफवाह, और इन्हें क्या करना था? घर जाना था, जिस कारण से इसकी सेना ने मना कर दिया। ऐसा नहीं है कि सिकंदर की सेना ने जब मना किया तो उसने अपनी सेना को प्रेरित करने का प्रयास नहीं किया। इसने अपनी सेना को पूरा प्रेरित किया कि पार करो पार करो, पूरा मोटिवेट भी किया। जैसे अभी नहीं होता है, कोई बच्चा पढ़ना नहीं चाहता तो उसको मोटिवेशनल वीडियो दिखाया जाता है कि देखो पढ़ो, लेकिन जो नहीं पढ़ने वाला होता वो नहीं पढ़ता, कितना भी मोटिवेशनल वीडियो देख ले। उसके बाद इसका जो सेनापति था, ये जो इतना इतना युद्ध करता था, तो इसके सेनापतियों को देखेंगे तो इसके 2 सेनापति थे। सिकंदर का सेनापति, इसका जो थल सेनापति था सेल्यूकस था। सेल्यूकस। और जल सेनापति न्यारकस। न्यारकस क्या था? जल। और ये क्या था? थल। और सिकंदर युद्ध में, ये तो राजा था लेकिन ये युद्ध में सेना में सबसे आगे वाली पंक्ति में रहता था और सबसे पहले दौड़ जाता था युद्ध के लिए, ताकि पीछे की जो सेना है जो पीछे खड़ी है राजा के, उसका मनोबल कभी डाउन नहीं हो, बढ़ा ही रहे। इस कारण ये युद्ध में सबसे आगे वाली पंक्ति में खड़ा रहता था। और ये इसने जो है अपने 33 वर्ष की अवस्था में पूरी दुनिया जो है, पूरी दुनिया का उस समय जितनी दुनिया का खोज हुआ था ना, उस सभी को इसने जीत लिया था। इसलिए इसे विश्व विजेता कहते हैं। विश्व विजेता इसे इसलिए कहता है कि उस समय जितनी भी खोज हुई थी दुनिया की, लगभग 60% हिस्से को इसने जीत लिया था, जिसमें एशिया माइनर था, सीरिया था, इराक था, ईरान था, फारस था, काबुल, कंधार, हेरात, ये सब को इसने जीत लिया था। इसीलिए इसे क्या कहते हैं? सिकंदर को विश्व विजेता कहते हैं। उसके बाद जब सिकंदर वापस जा रहा था, इसकी सेना ने जब मना कर दिया, तो ये क्या हुआ? 325 ईसा में कब लौटा ये वापस? भारत से वापस लौटा। 325 ईसा में क्या हुआ? वापस लौट गया। और ये कहाँ चले गया? इराक के बेबीलोन शहर में। इसका जो एक घोड़ा था, ये जो झेलम नदी के तट पर युद्ध हुआ था, तो इसका एक घोड़ा भी था, उसका नाम था बूफे कराल। उस युद्ध में जब पोरस के साथ युद्ध हो रहा था, तो उस युद्ध में उसका घोड़ा क्या हो गया था? शहीद हो गया था। तो उसके घोड़े का ये जो कहाँ चले गया? 325 में जब वापस गया, तो वापस कहाँ चले गया? इराक के शहर बेबीलोन में। अब देखेंगे थोड़ा बेबीलोन के बारे में, ठीक है? तो बेबीलोन ये क्या था? बेबीलोन में है झूलता बगीचा। क्या है? बेबीलोन में झूलता बगीचा है।
बेबीलोन में है झूलता बगीचा। ये जो झूलता हुआ बगीचा है ना, 7 अजूबों में से एक है। दुनिया में टोटल 7 अजूबे हैं, उनमें से एक क्या है? बेबीलोन का झूलता बगीचा। झूलता बगीचा के साथ बेबीलोन में क्या है? सिकंदर का मकबरा भी बेबीलोन में ही है, सिकंदर का मकबरा। और साथ में क्या है? इसके घोड़े का भी मकबरा कहाँ है? बेबीलोन में ही है। और सिकंदर जब बेबीलोन गया ना तो 323 ईसा में, कब? 323 ईसा में सिकंदर क्या हो गया? इसकी मृत्यु हो गई डायरिया के कारण। डायरिया हो गया था इसको, उस समय डायरिया का कोई इलाज होता नहीं था। तो 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन शहर में इसकी मृत्यु हो गई। जब सिकंदर मरा तो उसका जो सेनापति था ना सेल्यूकस, उसको लगा था कि सिकंदर को वापस नहीं आना चाहिए। उसको लगा कि मगध का जो शासक है धनानंद, वो तो अयोग्य है ही, उसके पास भले ही बड़ी विशाल सेना है लेकिन वो योग्य शासक नहीं है, जिस कारण वो सेना का अच्छे से नेतृत्व नहीं कर सकता। हम उसे जीत सकते हैं। तो सिकंदर के मरने के बाद सेल्यूकस ने फिर से भारत पर आक्रमण किया। तो जो क्षेत्र फारस का था वो तो उसके कब्जे में ही था, तो आगे के क्षेत्रों को जीतना था। तो जब उसने भारत पर आक्रमण किया तो उसे लगा कि धनानंद ही क्या है? मगध का शासक है। लेकिन इधर क्या हो गया था? सत्ता परिवर्तन हो गया था। शासक कौन बन गया था? चंद्रगुप्त, जो कि एक बहुत ही योग्य शासक है। और चंद्रगुप्त ने बहुत ही चतुराई से सेल्यूकस की सेना को बाढ़ग्रस्त एरिया में ले गया और वहाँ फंसा दिया। अंत में जब सेल्यूकस हार गया तो अपना बेटी को आगे कर दिया, हेलेना। अब उसको देख के चंद्रगुप्त के मन में, गुरुजी ठीक है, तो गुरुजी कहे कि ठीक है। तो बाद में उन दोनों की संधि हुई और दहेज में जो है ना पूरा पाकिस्तान अफगानिस्तान ले लिया। बहुत खतरा था। तो अब आगे का वीडियो में मौर्य वंश को हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। और इस वीडियो को आने में थोड़ा लेट हुआ क्योंकि मेरा एग्ज़ाम चल रहा था, इसलिए अब नेक्स्ट वीडियो जो है जल्दी ही आएगा। धन्यवाद।